तो आयन क्या होता है बेटा? हम बोल रहे हैं कि आयन चार्ज पार्टिकल को आयंस कहते हैं। What do you mean by ion? Ion is nothing but the charge particle. Charge particles is known as ion. पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब है या तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। आप चुप रहो। या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। यहां पार्टिकल का वही मतलब है। अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। हमें पता है कि आपको चार्ज में भी प्रॉब्लम है कि चार्ज क्या है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यह समझिए कि एटम जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो माइनस लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर ये जो प्लस लिखते हैं ना, ये प्रोटॉन का चार्ज है। मैंने इनका ये प्रॉपर्टी है। किनका प्रॉपर्टी? इन पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी है। तो एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का संख्या घटता बढ़ता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल या नॉट इक्वल टू भी प्रोटॉन हो सकता है। तो हमने बोला, क्या बोला? हमने बोला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होने की वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होगा कि ना तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है और ना ही इसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मात्रा बराबर होता है। इसीलिए उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, ओवरऑल चार्ज 0 आता है। तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है एटम को। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस में बंद होता है। किसमें बंद होता है बेटा? न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ऑर्बिट पे चक्कर काटते रहता है। ये कहां रहता है बेटा? ऑर्बिट पे रहता है। जैसे ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये उसका ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, एंड सो ऑन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन इसी पे क्या कर रहे होते हैं? चक्कर काट रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन को डॉट से या फिर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा होता है, और इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, या इनको बोलते हैं सेल, या फिर इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। बता दीजिए, इतना बात ठीक है? हम ऑर्बिट को सेल या एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब किसी एटम का जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है ना, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है ना, उसको वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहा जाता है। वैलेंस सेल कहा जाता है। और बाकी जो अंदर है ना, उनको इनर सेल कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे। तो ये रहा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद है, और ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्बिट जिसपे 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। और मान लेते हैं कि कार्बन पे थोड़ा कम समझ में आएगा, तो हम इसको कार्बन से हटा करके सोडियम या मैग्नीशियम कर देते हैं।
तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, तो 12 को इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, तो 2 को पहले ऑर्बिट को भरे और बाकी जो बच गया 10 वो इलेक्ट्रॉन वो हम नेक्स्ट वाले ऑर्बिट पे भरेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाले ऑर्बिट के पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, तो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हमें नेक्स्ट वाले ऑर्बिट को देना होगा, ये वाला ऑर्बिट हो गया। तो इस एटम का जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है ना, इसको हम बोलेंगे वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। बता दो इतना बात, ठीक है? वैलेंस सेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहते हैं। और इनको छोड़ करके जो न्यूक्लियस की तरफ ये वाले जो ऑर्बिट है ना, इनको बोलते हैं इनर सेल। क्या बोलते हैं? इनर सेल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है? अब सुनो, इतना बात यहां, ये वाली बात बताओ, इतना बात ठीक है? हमने बोला आयन चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं। पार्टिकल का मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है। एटम को आयन नहीं कहते हैं, एटम को आयन नहीं कहते हैं। तो एटम को आयन नहीं कहते हैं तो एटम को एटम कहते हैं। हमने थोड़ा सा एटम के बारे में यहां ज्ञान फैलाया है और यह ज्ञान यहां तक गया है। हमारा टॉपिक आयन है, तो हम बोल रहे हैं कि आयन जो होता है ना, आयन जो होता है ना, उसका फॉर्मेशन, आयन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के वजह से होता है। बता दो आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? अच्छा, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होने की वजह से एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाए या किसी कारणवश दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने घर में बुला ले, तब हम उसको नाम देते हैं आयन। आयन कब कहेंगे? आयन कब कहेंगे? जब किसी एटम के अंदर या एटम या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए या इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाए, तब हम उस एटम को एटम ना कह करके क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। तो आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने की वजह से। मान लो यहां पे कोई एटम है और एटम एक्स है, इस एक्स में से इलेक्ट्रॉन चला गया, निकल गया, लूज हो गया, तब हम कहेंगे कि तब लूज हो गया तो क्या होगा? तब कहेंगे कि ये आयन, तब हम इसको कहेंगे कि ये आयन हो गया। और या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तब वो इस एटम को एटम ना कह करके क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो आयन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से होता है। अब किसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा और कितना जाएगा, ये बात आगे पता चलेगा। ध्यान से देखो, आयन बेटा दो तरह का होता है। आयन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं हम केटायन और दूसरे को बोलते हैं एनायन। केटायन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी पॉजिटिवली चार्ज को, और एनायन को बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज को। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम क्या नाम देंगे उसको? क्या नाम देंगे? केटायन। और किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एनायन। बता दीजिए अब कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब नेगेटिव चार्ज आता है, वो थोड़ा ध्यान दो। जब किसी एटम
कोई एटम से अगर इलेक्ट्रॉन, देखो हम ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं, तो जब हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों बराबर मात्रा में है तो हम कहेंगे हम न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर बुराई इंटर करने लगा ज्यादा तो हम बुरा इंसान बन जाएंगे, अगर मेरे में से बुराई निकल जाए तो हम अच्छा इंसान बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से ही आयन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कोनहरी में बंद है, कोनहरी घर में है, न्यूक्लियस के अंदर है, वो आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा तो कौन आएगा जाएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा। तो अगर मेरे में से इलेक्ट्रॉन चला गया, मैं एटम हूं, अगर मेरे में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो अगर मेरे में से बुराई निकल गया तो क्या बचा? अच्छा, तो हम पॉजिटिव बन जाएंगे। अरे बोलो हाँ। और अगर मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे। बोलो क्लियर है? एक नंबर। तो हमने बोला कि आयन जो है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का, केटायन और एनायन। केटायन क्या होता है? पॉजिटिव पार्टिकल को हम केटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद, लूज के कारण। केटायन कैसे बनता है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो केटायन बनता है। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो केटायन बनता है। केटायन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल बनते हैं। और जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन मतलब जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या कहलाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो कैसे पॉजिटिव बनेंगे और कैसे नेगेटिव? अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बोल दो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा? ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉन जाएगा और कब इलेक्ट्रॉन आएगा? तो इलेक्ट्रॉन ले जाइए और इलेक्ट्रॉन ले आइए कब? अच्छा, एग्जाम्पल में देखो ना, यहां एग्जाम्पल देखो, जैसे पोटासियम के ऊपर ये जो लगा है ना, ये पोटासियम के ऊपर ये जो लगा है ना, जिसकी वजह से, अच्छा देखो, वैसे ही सोडियम के ऊपर लगा, वैसे ही कैल्शियम के ऊपर लगा, वैसे ही आयरन के ऊपर लग रहा है, एंड सो ऑन। वैसे ही NH4 के ऊपर लगा, यहां पे ध्यान से सुनना भी। वैसे ही ये देखो क्लोरीन के ऊपर लगा, CO3 के ऊपर लगा, HCO3 के ऊपर लगा माइनस। ध्यान से सुनो सर, यहां एक गो प्लस लगाए हैं, यहां दो गो प्लस लगा हुआ है, यहां तीन गो प्लस, वैलेंसी नहीं है, चुप रहो, यहां तीन गो प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस में लगा हुआ है, यहां पे दो गो माइनस। तो हमें कैसे पता चलेगा कहां दो गो लगाना है, कहां एक गो वन लगाना है, कहां प्लस लगाना है, कहां माइनस लगाना है? मैंने हमें तो यही सीखना है ना। क्या सीखना है? कि कहां प्लस कहां माइनस, क्यों यहां प्लस है, क्यों वहां माइनस है। अच्छा ये देखो, ये माइनस चार्ज वाले पार्टिकल है तो इसको एनायन कहेंगे, और ये प्लस वाले हैं तो इसको केटायन। तो इसका एग्जांपल हो गया। केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है बता दो। इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से केटायन बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनता है, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनता है। एग्जांपल के रूप में हम ये देख लिए कि ये केटायन का एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि तो ये पोटासियम एटम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं इसको बोलूंगा कि ये पोटासियम आयन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं बोलूंगा कि ये सोडियम एटम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं बोलूंगा कि सोडियम आयन है। तो सर हम ऐसे लिखेंगे, सर सोडियम 2 लिखेंगे, वो तो सोडियम आयन होगा। देखो यही सीखना है हमको कि कहां एक लगाना है, कहां दो लगाना है, और क्यों वहां एक और दो लगेगा। इसको बोलो ये क्या है?
कैल्शियम एटम है, और ये क्या है? कैल्शियम आयन है। अच्छा ये क्या है? आयरन का एटम है, और ये क्या है? आयरन का आयन है। वैसे ही ये क्या है? क्लोरीन एटम है, और ये क्या है? क्लोरीन आयन है। बोलो क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की वजह से। ठीक है, पहले इतना लिख लो। जैसे मान लो कि 1, 2, 10, 18, 19, 20। ध्यान से लिसन, हे ब्रो, इसमें 2 नंबर वाला है ना, इसमें 10 नंबर वाला है ना, और इसमें 18 नंबर वाला है ना। ये नोबल है। क्या है बेटा? नोबल गैस है। नोबल एलिमेंट कहो या नोबल गैस कहो, बतिया सेम सेम, डिफरेंस वाइज कुछ नहीं। 18 नंबर पे आर्गन है, 10 पे नियोन है, और 2 पे हीलियम। ध्यान से, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2। तो आयन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना पड़े तो। और ये अपना इलेक्ट्रॉन को ऐसे जगह जकड़ के रखे हैं जैसे इनका वो हो। बस इतना से ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे जकड़ के रखे हैं जैसे इनका, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे और ना ही ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेंगे। कहेंगे कि मेरा जीवन फुलफिल है। ये ज्ञानी बाबा बन चुके हैं, इनका जीवन फुलफिल हो चुका है। ना ये किसी एक्सटर्नल वाले को एंट्री देंगे और ना ही अपने वाले को जाने देंगे। तो ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे नॉर्मल केस में। इनके अगल बगल वाले का ध्यान बहुत है, इनके ही ऊपर है। इनके अगल बगल वाले जो लोग हैं ना, जैसे ये तो अपना नाम तो लेगा नहीं, ये साधु है भाई, हमको हमारे मैंने ये अपने में खुश है, लेकिन इनके अगल बगल वाले इन पे नजर गड़ाए हुए हैं कि हमको बनना है तो इनके जैसा हमको चाहिए, तो इसकी वाली जैसा चाहिए। इलेक्ट्रॉन मैंने मेरे को बनना इसके जैसा है। अगर ये इसके जैसा बन जाएंगे, अच्छा ये 1 वाला अगर 2 जैसा बनेगा तो खाली उसका कपड़े में पहनेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसका बदल जाएगा। सोचो, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि ना तो प्रोटॉन आएगा ना न्यूट्रॉन आएगा, कुछ नहीं होगा। अरे न्यूक्लियस के अंदर का सामान तो नहीं बदलेगा ना, जो बदलेगा कपड़ा बदलेगा ना। हाँ, एटम। तो अगर मान लो कि कपड़ा पहन ले, मान लीजिए ना, इनके जैसा कपड़ा अगर ये पहन ले तो भले दिख सकता है लेकिन हो तो नहीं सकता है। बोल भाई, तो क्या कर रहा है? सुनो, लेकिन फिर भी ये इतने बेचारे लाचार हैं कि इनको बनना है तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना है। तो नियरेस्ट नोबल गैस माने ये तो नोबल गैस है ना, तो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने के लिए उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेंगे, तो उनके जैसा बन जाएंगे। बोलो तो ये वाले कौन वाले? 1 वाले किसके जैसा बनेंगे? इनके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? 2 है। अरे हीलियम है तो हीलियम जैसा बनेंगे। 3 वाले किसके जैसा बनेगा? हीलियम के जैसा बनेगा, क्योंकि नजदीक तो वही है। R वाले का क्या मामला है? किसके पास जाएगा? 2 या 10? देखो 10 के पास
जाने के लिए पांचवें को पार करना पड़ेगा, छठवें को, सातवें को, आठवें को और नौवें को, तब जा सकते। तो कौ को सीढ़ी नीचे आएगा? 7 गो, 7 गो सीढ़ी नीचे आएगा। अब ऊपरवा कब जाएगा? 3 को ना, 1 2 3 इसके जैसा बनना है तो 3 को जाएगा। और नीचे कब आएगा? 6। अरे 1 आएगा 6 को, अब ऊपर जाएगा तो 2 को। तो किसके पास जाना पसंद करेगा? तो इसका नजर दूर पे नहीं है, नजदीक वाले पे है, क्योंकि वो तो मजा उसके पास भी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, देखो पास जाएगा, सर कैसे 2 को पास जाएगा और कहां होता उसके पास? ये 1 2 3 और नीचे 1 2 3 4 5, तो 3 की तरफ बढ़ना ठीक है या 5 की तरफ बढ़ना ठीक है? नजदीक की तरफ जाना अच्छा उचित है। दूर गया कहीं पकड़ा जाता, नजदीक जाइएगा तो भाग के आप जाइएगा। अपने दोस्तों को फोन तो कर लीजिएगा, भाई बंदे लोगों को गौर कर, इनके पास क्या करिएगा? बोल दे भाई, नहीं नहीं नहीं। सुनो, 6 वाले का क्या सोच रहा है? 6 वाले तो बीच में है, और ये बोल रहा है भाई, बोल रहा है, बोल रहा है ये वाला मना, ये वाला ऊपर क्यों नहीं जाएगा? दूर पड़ रहा है, पकड़ाने का डर। नीचे क्यों आएगा? नजदीक है, तुरंत भागेगा। और ये बताइए, ये पड़ोसी है, छत फान के जाएगा। बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये भी कम नहीं है, कहे इधर से छत फान के आ सकते तो तू भी आ जा। अरे 11 वाले को बोलेगा 12 कौन? 13 14 दोनों तरफ 15 बीच में कितना? 18 बताओ, 16 17 19 20। कौन किसके जैसा बनेगा ये तो पता चल गया कि 1 किसके जैसा बनना चाहेगा। अच्छा, नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहेगा। नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने के लिए उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। अरे या तो इलेक्ट्रॉन को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को। तो कितने नंबर पे है? 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर। 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर। तो इनके अगल बगल वाले इन्हीं के जैसा बनेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कौन किसके जैसा बनेगा। तब देखो आपके मुट्ठी में है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैसा। हाइड्रोजन किसके जैसा बनेगा? लेकिन हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 माना भाई, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1 माना भाई। तो हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है तो उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। इनके पास 1 है और इनके पास 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा अपने अंदर। किसके अंदर जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा। हाइड्रोजन अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, तो जिसके वजह से हाइड्रोजन आयन बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो क्या इसके ऊपर माइनस चार्ज लगेगा? कह दो कि ये बात समझ नहीं आया। लिथियम को देख, लिथियम को दिख रहा है, लिथियम ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 1 है ना, है ना, है ना। अब तो है ना बाबू, है ना। 3 है, 2 है, अरे 2 और 1 है। अच्छा, एक बार जैसा बनने के लिए देखो तो हीलियम जैसा तो यही बन रहा है ऐसे ही, तो ये तो एक एक्स्ट्रा हो, तो क्या ये वाले को निकालेंगे क्या? तो ये जब निकल लेंगे तो क्या इसके जैसा बनेगा क्या? तो जरा देखना, लिथियम अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज बैठेगा।
कह दो तो ये बात से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयन बन रहा है, पॉजिटिव आयन। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन दे दोगी तो वो क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। बताओ बेरिलियम कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 और 2। किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम जैसा। हीलियम जैसा बनने के लिए क्या है, अपने आउटर माने क्या अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसके पास वो 2 और 2 है, तो क्या एक्स्ट्रा 2 को निकालना पड़ेगा। तो क्या बेरिलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या ये बेरिलियम के ऊपर 2 चार्ज आएगा, 2 प्लस आएगा, और 2 प्लस वाली को ही हम लिखते हैं तो मानो ना भाई, बताना क्लियर है क्या। अब तुम बोरोन बताओ, एक बताओ हम किसके बारे में बता दें, 6 नंबर वाले का। ठीक है 6 नंबर, एक और ऑप्शन ले लो, चलो 6 नंबर वाला तुमको बहुत मैंने घबराने वाला लग रहा है, तो चलो कार्बन, और बताओ एक और ऑप्शन में बताओ जो तुम्हें सीखना है, तो बता, नहीं तो 1 से 20 तक तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। 14। अरे जब कार्बन सीख जाएगा तो 14 से ही सीख जाएगा। बोलो 19। फास्फोरस चल ना, एक देखते हैं, क्लोरीन भी ले ले। बताओ ये कितने नंबर पे है, 6 नंबर। किसके जैसा बनेगा, सर ये उधर भी जा सकता है, मतलब हीलियम जैसा या नियोन जैसा भी आ सकता है। तो हीलियम जैसा बनने के लिए देखो, हीलियम जैसा, हीलियम कितना है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 और 4, और यहां हम 10 वाले का लिख रहे हैं, 10 वाला नियोन है, और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 और 8। अगर ये इसके जैसा चाहे बनने के लिए, तो क्या कार्बन में से ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाकर के इसके जैसा बन गया, ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या कार्बन के ऊपर +4 नहीं लगेगा। अगर किसी का ये कहना है कि सर अगर इधर जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो इसके जैसा बनना पड़ेगा, और इसके जैसा बनने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। अरे देखो ये तो सेम है, ये 8 है और ये 4 है, तो इसमें 4 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 4 माइनस हो जाएगा। बोलो क्या दिक्कत, बोल दीजिए सिलिकॉन का भी ऐसे ही होगा, तो बोलना आगे बोल, यहां दिक्कत क्या, मैंने किधर के तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाए, तो दोनों तरफ भेज दिए हम, एक बगल इलेक्ट्रॉन को लूज करके जाएगा और एक बगल इलेक्ट्रॉन को गेन करके जाएगा, तो गेन होगा तो माइनस और लूज होगा तो प्लस। क्लोरीन का देख ले, क्लोरीन कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है। क्लोरीन कितने नंबर पे है बाबू, 17 नंबर पे है। अच्छा किसके जैसा बनना चाहेगा, 18 जैसा बनना चाहेगा। 18 पे कौन है, आर्गन, माने आर्गन जैसा बनना चाहेगा। तो बताओ 17 को 18 बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा ना, तो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ दूं, तो क्या क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। आयनिक कंपाउंड जो होता है, क्या बोले हम, आयनिक कंपाउंड जो होता है, ऐसा कंपाउंड, those compound which form due to the ions, आयंस के वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब आयन तो क्लियर है, तो ऐसे कंपाउंड जो आयन की वजह से बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। और आयन में ऐसे ना लिख कर, इंटरेक्शन ऑफ, due to the interaction of opposite ion is known as ionic compound। क्या मतलब है, और ये बनता किस में है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल केटायन का फॉर्मेशन करेगा,
और नॉन मेटल एनायन का फॉर्मेशन करेगा, आएगा आएगा, घबराओ मत। एनायन का फॉर्मेशन करेगा और केटायन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और इसी फोर्स को हम बॉन्ड बोलेंगे। और क्योंकि ये आयन की वजह से बॉन्ड बना है, इसलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ऐसा बॉन्ड, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? बॉन्ड इज, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को खींचेंगे एक दूसरे को और वो खींच करके अपने पास रखेंगे। तो इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसी को नाम दिया गया है क्या? बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है? बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बता दीजिए, जो ऐसा बॉन्ड जो दो आयन के बीच में लगता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और इस आयनिक बॉन्ड के वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। बॉन्ड कुछ और नहीं है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगते हैं। किसके बीच में लगते हैं? अपोजिट चार्ज के बीच में लगते हैं। बता दो, लिखो आयन देता रहेगा, अपोजिट आयन। ठीक है ठीक है, आइए बाबू देखो नेक्स्ट, देखो इधर इधर देखो। हमने बोला बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयन के बीच में लगने वाला बॉन्ड है, आयन के बीच में लगने वाला बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड के वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। बोलो क्लियर है इतना बात? अब इसका एग्जांपल देखो, आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देखो, ध्यान से समझना। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या होता है? जितने भी एसिड हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड है, जितने भी बेस है वो सारे आयनिक कंपाउंड है, और जितने भी साल्ट है वो सारे आयनिक कंपाउंड है। मतलब इसके पिछला चैप्टर एसिड बेस साल्ट जो है ना वो आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल यहां देख रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें आपको ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो उसके बारे में वहां पे बताया जाएगा। बोलो क्लियर है इतने बात? तो आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताओ। अगर मान लो हम डायरेक्ट एसिड बेस साल्ट ना दे करके अगर हम आपको ये दे दिए कि H2SO4, अरे बात समझ में, बताइए ये आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? है। कैसे पता चला? क्योंकि सर ये एसिड है और एसिड आयनिक कंपाउंड होता है। बोलो अच्छा। उसके बाद अगर हम बोले NaCl आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? है सर, है सर। एक मेटल है एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल का, वैसे भी ये साल्ट है। KCl माने पोटासियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट, बताइए कॉपर सल्फेट आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? कॉपर सल्फेट ये कैसा होता है? ऐसा होता है, देखिए है ऐसा होता है कॉपर सल्फेट। बताइए आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? है क्या? हाँ सर है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये Cu+2SO4 2- यही है अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। बोलो बोलो, हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? जितने भी एसिड है, जितने भी बेस है, जितने भी साल्ट है, वो क्या है बेटा? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल में आप इस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या बोले? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म, मतलब नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड फॉर्म।
अच्छा नमक होता है ना, नमक NaCl, वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी, नमक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा। लेकिन जब तुम उसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद से वो आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूटने के वजह से क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने लगेगा। तो यही बात हम बोले हैं कि आयनिक कंपाउंड बोले तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their aqueous form, not in solid form। बता दो ये पहला लाइन क्लियर है कि नहीं? बताइए क्या क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। सर आपने तो लिखा है करते हैं। हाँ करते हैं, एक्वस फॉर्म में करते हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करेंगे। ओरिजिनल फॉर्म मतलब माने सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर इन सॉलिड स्टेट। क्या बोले हम? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हमने बोला कि इनका स्टेट कैसा होगा बेटा? सॉलिड होगा। किसका स्टेट सॉलिड होगा? अच्छा ये मोस्ट केस की बात कर रहे हैं हम। बोलो क्लियर है इतना बात? क्या आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मोस्ट केस में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? एक्वस फॉर्म में करेंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है उसको लेकर के पानी में घोल देंगे, और जब ये पानी में घुल जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सर ऐसा क्यों? सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट होता है? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन चाहिए। अरे बात समझ में? मतलब साल्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तब तक जब तक तो उसको पानी में नहीं घुलिएगा। तो क्योंकि पानी में घुलने के बाद से ये आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो पानी के धारा इसको तोड़ देता है, जिसके वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। और फिर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये दौड़े दौड़े जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के दूसरे तरफ चल जाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। बता दो क्लियर है? तो क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। किस स्टेट में होते हैं ये? सॉलिड। ज्यादातर केस में ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। दे मतलब कौन? आयनिक कंपाउंड। दे आर soluble in water, not in other solvent। like other solvent like petrol, kerosene, etc। देखना, ध्यान से समझना। हम बोले ना, हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे लिक्विड में नहीं घुलते हैं। यही बात बोले हैं। दूसरा लिक्विड जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरासन, एसीटोन, ईथर, ये सब का नाम तो सुने होंगे। नेल पेंट रिमूवर होता है वो एसीटोन होता है। अरे बात समझ में? अच्छा ईथर का नाम सुने हो? पेंट ओंट करता है वो तो हाथों में लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए। पेट्रोल, डीजल का नाम सुने हो? इस सब में आयनिक कंपाउंड नहीं घुलता है, पानी में घुल जाएगा। आयनिक कंपाउंड इन सारे सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। यही बात लिखा गया है। बोलो ठीक है इतना बात? MP एंड BP हाई होता है। MP एंड BP क्या होगा बेटा? हाई रहेगा। अरे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बोल दो भाई। हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरी बात क्या है भाई? क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? क्यों? अच्छा किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? एक्वस फॉर्म में। क्या ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आयन लेके जाएंगे, लेकिन आयन इसके अलग नहीं है, ये दोनों चिपके हुए हैं। अरे बात समझ में? अब चिपकने की वजह से ये जब जल्दी नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके कौन जाएगा? इसीलिए जब हम इसको पानी में डालते हैं ना तो इनके आयन सेपरेट हो जाते हैं, और आयन सेपरेट होने के बाद से क्या होंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेंगे। बोल दो ऐसा हो? अच्छा बताइए, इसका स्टेट कैसा होता है? स्टेट सॉलिड स्टेट। मोस्ट केस में सॉलिड स्टेट में क्या ये पानी में घुलते हैं या किसी दूसरे सॉल्वेंट में घुलते? पानी के अलावा ये किसी दूसरे सॉल्वेंट में नहीं घुलते। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? एक और सोल्यूशन, क्या इनका स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी होगा? सॉलिड। अच्छा, उसके बाद इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? ध्यान से सुनो, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को एकदम जोर से खींचे हुए हैं, एकदम इनके बीच में इतने जोर से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं जैसे लैला मजनू। अरे बात समझ में? ये एक दूसरे को ऐसे जकड़ लिए हुए हैं कि इनको छुड़ाने में बड़ा एनर्जी लगेगा, और वो कौन सा एनर्जी लगेगा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी लगेगा। कोना वाला जन है सब, तो तुम लोगों को एक सलाह दिया गया था कुछ दिन पहले। हाँ हाँ, घोड़ी वाला, घोड़ा वाला तो सलाह याद है, लेकिन काम नहीं करता उस पर। तो हाँ बताओ, क्यों भाई? क्यों 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 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा क्यों होता है? बताइए क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और ये काफी पास है, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी क्या है? ज्यादा होने की वजह से इनको तोड़ना, इनको अलग करना, जो अच्छा गहरा मित्र रिएक्शन ज्यादा है, तो इनको अगर अलग करना है तो इनको बढ़िया वाला कंटेंट इनको सुंघाना पड़ेगा, बढ़िया वाला मसाला सुंघाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो स्विंग करके क्या हो जाएंगे? अलग होने लगेंगे। लेकिन जब तक बढ़िया मसाला नहीं सुनाएगा ये अलग नहीं होंगे। अब क्योंकि एक दूसरे को बड़ी जोर से पकड़े हुए हैं तो ज्यादा हीट दीजिएगा ना तब ये अलग होंगे, कम हीट पे ये अलग नहीं होंगे। तो जितना ज्यादा हीट पे ये अलग होंगे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या रहेगा? ज्यादा होगा। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि लैला मजनू है कंपाउंड। वो थोड़ा सुनने का देखो, ये एक कंपाउंड है NaCl। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या ये इसके बारे में आप जानते हैं? MgO के बारे में? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? Al2O3 के बारे में? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में सर? MgCl2 के बारे में? क्या आप KCl के बारे में जानते हैं? हाँ सर जानते, तो इसके बारे में भी। अच्छा देखो, एक मेटल एक नॉन मेटल है, मेटल एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में, माने मेटल और नॉन मेटल दोनों लोग एक साथ है, इसका मतलब इनके बीच में आयनिक कंपाउंड होगा। अभी बना कैसे है यही पार्ट कहानी, ठीक? मैंने इसको बना देगा, कैसे बनाना है आइए देखिए। जब भी हम देखो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, इसका आयनिक कंपाउंड बना के बताइए कैसे बन रहा है। तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये Na+Cl हमें पता है कि यहां पे ये 2 होगा, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं एटम को रिएक्ट करा रहा हूं। तो एटम अकेले ही होगा ना, मैंने एटम को करता, अरे ये तो एटम है और ये क्या है बेटा? ये तो मॉलिक्यूल है। अरे ये तो एटम है, ये मॉलिक्यूल है, और ये क्या है बेटा? आयन है। दिस इज एटम, दिस इज मॉलिक्यूल एंड दिस इज। तो मैं कहूं कि NaCl का कंपाउंड कैसे बना है वो बता दीजिए हमको, कैसे बना है वो बात बता दीजिए हमको। तो उसके लिए इसमें जो भी एटम पार्टिसिपेट है पहले उसको अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख लो। इसमें जो भी एटम पार्टिसिपेट है उसको अलग अलग लिख लो। ये लिखे हम Na, ये लिखे हम Cl, और इसको जोड़ करके ही ये बना हुआ है क्या? NaCl। बता दो, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां तक कोई दिक्कत है? देखो, एक समझ गए और एक दूसरा समझाएंगे तो दूसरा भी समझ गए, तो समझो तुमको इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। आओ देखो, देखो ध्यान से देखो।
इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? पहले इसका सिंबल ऐसे लिख देंगे और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा उसको इसके अगली कगरी लिख देंगे डॉट के फॉर्म में। तो हम लिखे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो हम इसको दे दिए एक ऐसा कुछ करके। बोलो क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको मैं लिखूंगा, ये क्लोरीन रहा, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब क्या है ना कि ये किसके जैसा बनेगा? नियोन के जैसा। बोलो नियोन के जैसा बनेगा। और नियोन जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2 8, ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वाला जो ऑर्बिट पे दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये हटा देगा, ऐसे रिप्रेजेंट भी करेंगे हम, ऐसे हटाना दिखाएंगे। अच्छा, क्लोरीन को देखो तो ये आर्गन जैसा बनेगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक 288 होता है, तो ये इसके जैसा बनेगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कब 8 गो है और इसके पास कब है 7 गो, तो इसका मतलब ये एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यही वाला जो ये छोड़ा है ना, वो ये वाला लेगा, यहां आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे? Na+। मेटल को ऐसे ही लिखेंगे, जो उसका चार्ज बनता है उसको चार्ज दे देंगे Na+। लेकिन क्लोरीन को कैसे लिखेंगे? ये क्लोरीन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला सब दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और एगो 7 तो ये, और एगो बाद में लिया था, एगो बाद में लिया था। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। अब इसको ऐसे घेर देंगे और इसके ऊपर ये चार्ज लगा देंगे। बोलो क्लियर है एक नंबर? और इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं बेटा? इसी चीज को लिखते हैं Na+Cl-। आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात सेम है। और दूसरी बात, इसी चीज को हम लिखते हैं MaCl। क्या पहले बात बताइए क्लियर है? सर हम चलिए, ये तो चलिए ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन रहेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा? अरे बात समझ में, तो ध्यान से देखो, उसके फॉर्मूला में ही रहेगा, फॉर्मूला में ही रहेगा। देखो यहां पे दिया हुआ है Al2O3, मतलब 3 गो ऑक्सीजन और 2 गो एल्यूमिनियम मिल करके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं वहां जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको देखो MgCl2 लिखा, मतलब 1 गो मैग्नीशियम और 2 गो क्लोरीन, 1 गो मैग्नीशियम और 2 गो क्लोरीन। यहां पे NaCl था, तो 1 गो सोडियम और 1 गो क्लोरीन था, तो तब तो इजीली बन गया था ये। अरे तब तो इजीली बन गया था। एक पोटासियम क्लोराइड वाला तुम खुद बना के देखो, ऐसे K+Cl मिल करके क्या बना बेटा? KCl बना। बोलो, ये तो फॉर्मूला में ही पता चल जाएगा कि कौगो पोटासियम लेना है और कौगो क्लोरीन लेना है। ठीक है, आजा बेटा आजा, देखिए देख, ये पोटासियम हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 1 गो 7 गो। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जब ये दे दिया तो क्या बना? देखो तो ये K+ बना, और Cl क्या बना बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना, और यहाँ पे माइनस लगा, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? K+Cl माइनस लिखते हैं, और इसी को क्या लिखते हैं? KCl लिखते हैं। बता दो ये से बनाया हो क्या? तो दिक्कत वाली बात इसमें? अगर बना है तो सब टिक कर। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं,
अच्छा बताओ, इसमें एक मैग्नीशियम है, ले ली, एक ऑक्सीजन है, ले ली, इन दोनों को ऐसे ली, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 26, है ना? हाँ। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो भी है, दूगो बोलो, और इसके आउटर मोस्ट 6 गो है, तो 6 गो लिख देते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6, बोलो। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे अच्छा, ये इसके कैसे बनेगा, अरे किसके पास जाएगा ये, नियॉन के पास। अरे ऑक्सीजन है 8 नंबर पे है, तो नियॉन के पास जाएगा, तो 8 को 10 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 12 पे यदि नियॉन के पास जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वही वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये गया, और ये फिर यहां पे क्या हुआ, दिखाएंगे हम इसको, जाते हुए दिखाएंगे, बोलो। क्लियर है इतना बात, बोलो। तो यहां पे गया और क्या बनाया, देखो इधर Mg2+ और ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे क्या लिखेंगे, 2- बना दो। और इसी को क्या लिखते हैं बेटा, Mg2+ O2-, और इसी को लिखते हैं MgO। बता दीजिए, बनेगा क्या? एक MgCl2 बनवा रहे हैं, MgCl2। इस फॉर्मूले में आपको Mg कितना दिख रहा है, और Cl तो कितना दिख रहा है, 2 गो। मतलब आपको Mg 1 गो लिखना है और Cl 2 गो लिखना है, ये लिख दिए Cl 2 गो, और ऐसे प्लस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो, और इसके आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है। तो ये आप Mg लिखे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट की डिनोट किए, और इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7, बोल दीजिए। इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बोलो बोलो बोलो। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो इस तरीके से बनेगा, देखना 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 देखना, इस तरीके से बनेगा Mg2+, और Cl के लिए देखो कैसे लिखोगे, Cl के लिए एक ही Cl लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो। क्लियर है इतना बात? और ऐसे ब्रैकेट तो देखो, दोगे ही दोगे, बोल ही नहीं रहा है, और यहां 1 तो लिखोगे लिखोगे, अरे एक Cl पे तो बैठेगा ही, और यहां 2 लिख दो, तो 2 Cl को रिप्रेजेंट कर दो, बोलो हो जाएगा। बना के देखो।